सोचिए, कोई इंसान ऑफिस से थका हारा मेट्रो में सफर कर रहा है। हाँ। और अचानक याद आता है कि घर में ग्रोसरी खत्म हो गई है। हाँ। और आज से कुछ साल पहले इसका मतलब था कि रास्ते में उतरकर किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार से खरीदारी करना। बिल्कुल। लेकिन आज आज वही इंसान मेट्रो स्टेशन की एक दीवार पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करता है। हाँ। और घर पहुंचने तक उसका सारा सामान भी घर पहुंच जाता है। है ना कमाल की बात। तकनीक कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल रही है। वाकई तो इस डीप डाइव में ऐसी ही कमाल की जानकारियों का स्वागत है। आज का हमारा लक्ष्य 27 फरवरी 2026 के टॉप 10 दैनिक करंट अफेयर्स को समझना है। और साथ ही उन एमसीक्यूज को भी विस्तार से देखेंगे जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्रों के लिए किसी शॉर्टकट से कम नहीं है। जी, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि इन घटनाओं के पीछे छिपी असली कहानी को डिकोड करना है। मैं बहुत उत्साहित हूँ आज के टॉपिक्स को लेकर। होना भी चाहिए। आज के हमारे जो स्रोत हैं वो वाकई में बहुत ही विविधता भरे हैं। आज की इस गहन चर्चा में हम सिर्फ बेंगलुरु मेट्रो तक सीमित नहीं रहेंगे। हाँ, मैंने देखा आउटलाइन में कि हम रक्षा क्षेत्र की उन बर्फीली ऊंचाइयों तक भी जाएंगे जहां जरावर टैंक तैनात हो रहा है। बिल्कुल। और साथ ही समुद्र की उन गहराइयों का भी विश्लेषण करेंगे जहां भारत अपनी ब्लू इकोनॉमी को समझने के लिए नए अनुसंधान कर रहा है। मतलब अर्थव्यवस्था, कूटनीति और यहाँ तक कि हरियाणा के नूह जिले की उस सफलता की भी बात करेंगे जो विकास का एक नया मॉडल पेश कर रही है। जी, ये देखना बहुत ही अद्भुत है कि कैसे ये अलग-अलग दिखने वाली घटनाएं असल में एक तेजी से बदलते और विकसित होते भारत की एक ही बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे आयोजन से जो देखने में तो किताबों का मेला लगता है। लेकिन असल में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक बहुत बड़ा मंच है। एग्जैक्टली बात हो रही है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2006 यानी NDWBF की। इस साल इसमें सऊदी अरब को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया है। अब जिज्ञासु लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि किसी देश को एक पुस्तक मेले में इतना महत्व देने के पीछे क्या कहानी हो सकती है। वही तो, क्योंकि अक्सर हम सऊदी अरब को सिर्फ तेल और अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखते हैं। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है कूटनीति का बदलता हुआ स्वरूप, जिसे सॉफ्ट पावर कहा जाता है। सॉफ्ट पावर यानी सेना या व्यापार से हटकर कुछ। जी, अक्सर जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात आती है तो हम सेना या व्यापार के बारे में सोचते हैं, जो कि हार्ड पावर है। लेकिन सॉफ्ट पावर का मतलब है संस्कृति और साहित्य और कला के जरिए दूसरे देशों के साथ रिश्ते मजबूत करना। बिल्कुल। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को यहाँ ध्यान देना चाहिए। एग्जाम में जब गेस्ट ऑफ ऑनर का सवाल आएगा तो ऑप्शन में फ्रांस या ब्रिटेन जैसे नाम देकर कंफ्यूज किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि पश्चिमी देशों का नाम ऐसी जगहों पर ज्यादा आम लगता है, लेकिन सही जवाब सऊदी अरब है। और ऐसा इसलिए क्योंकि सऊदी अरब अपने विजन 2030 पर तेजी से काम कर रहा है। हाँ, ये विजन 2030 क्या है, थोड़ा संक्षेप में बताएंगे? जरूर। इसके तहत वो अपनी अर्थव्यवस्था की पहचान सिर्फ तेल बेचने वाले देश से बदलकर एक सांस्कृतिक और पर्यटन के केंद्र के रूप में बनाना चाहता है। ओ अच्छा, तो भारत के सबसे बड़े पुस्तक मेले में उनकी ये उपस्थिति इसी रणनीतिक साझेदारी का एक बहुत बड़ा सबूत है। एकदम सही। ये सिर्फ साहित्य का आदान प्रदान नहीं, बल्कि दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक सांस्कृतिक पुल बनाने की कोशिश है। कूटनीति की इस सॉफ्ट पावर से अब थोड़ा हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। चलिए। फरवरी 2026 में वरिष्ठ IAS अधिकारी निधि खरे को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसी भी बड़े राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व पहली बार किसी महिला के हाथों में जाना परीक्षा के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। जी, लेकिन एक बात बताइए, क्या एक नए नेतृत्व के आने से भारतमाला जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की गति में कोई वास्तविक बदलाव आता है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। जब भी किसी महत्वपूर्ण पद पर प्रथम महिला की नियुक्ति होती है तो वो जानकारी स्वतः ही हाई यील्ड बन जाती है। और निधि खरे जी के सामने जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है भारतमाला 2.0 परियोजना। अब इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। भारतमाला सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर तक डामर की सड़कें बिछाने की योजना नहीं है। तो फिर ये क्या है? यह भारत के पूरे लॉजिस्टिक्स तंत्र यानी माल ढुलाई की व्यवस्था को आधुनिक बनाने की एक व्यापक रणनीति है। अच्छा, जिसके तहत इकोनॉमिक कॉरिडोर और फीडर मार्ग बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल। इसका उद्देश्य क्या है?
मान लीजिए एक ट्रक को गुजरात के बंदरगाह से दिल्ली तक माल पहुंचाने में पहले 4 दिन लगते थे। तो इन कॉरिडोर्स के जरिए वह समय और ईंधन की लागत दोनों को आधा किया जा सके। जी, इस तरह के बुनियादी ढांचे के विकास का नेतृत्व करना ये दर्शाता है कि देश के आर्थिक विकास की धुरी अब कितनी तेजी से घूम रही है। आसान भाषा में कहें तो सड़कें सिर्फ दूरियां कम नहीं कर रही, बल्कि व्यापार की लागत घटाकर अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी तय कर रही हैं। और इसमें महिलाओं की नेतृत्व क्षमता अहम भूमिका निभा रही है। चलिए, अर्थव्यवस्था की बात हो ही रही है तो सीधा चलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक बड़े फैसले की ओर। 26 फरवरी को आरबीआई ने यूपीआई लाइट वॉलेट लिमिट को अपग्रेड कर दिया है। हाँ, अब इसकी अधिकतम दैनिक लेन देन सीमा बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी गई है। जी, लेकिन यहाँ एक आम इंसान के नजरिए से सवाल उठता है कि जब हमारे फोन में पहले से ही नॉर्मल यूपीआई है जो बहुत बढ़िया काम कर रहा, तो फिर इस यूपीआई लाइट की अलग से क्या जरूरत पड़ गई? बिल्कुल यही सवाल। यहाँ जो तकनीकी और आर्थिक रणनीति काम कर रही है उसे समझना बहुत जरूरी है। नॉर्मल यूपीआई और यूपीआई लाइट में एक बहुत बड़ा फर्क है। वो क्या? नॉर्मल यूपीआई सीधा बैंक के सर्वर से जुड़ा होता है। जब हम किसी दुकान पर 10 या 20 रुपए की चाय पीकर पेमेंट करते हैं तो वो रिक्वेस्ट सीधे बैंक के मुख्य सर्वर तक जाती है। हाँ, तो मतलब अगर पूरे भारत में एक ही समय पर करोड़ों लोग ऐसे छोटे छोटे पेमेंट कर रहे हैं तो सर्वर पर लोड पड़ता होगा। बहुत ज्यादा लोड पड़ता है और कई बार इसी वजह से बड़े और जरूरी ट्रांजैक्शंस भी अटक जाते हैं। यूपीआई लाइट इसी समस्या का समाधान है। तो ये बैंक सर्वर की बजाय काम कैसे करता है? ये आपके फोन के भीतर ही एक ऑन डिवाइस वॉलेट की तरह काम करता है। अच्छा, इसमें आप पैसे डालकर रख सकते हैं और बिना इंटरनेट या बहुत कम नेटवर्क वाले इलाकों में भी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली 5,000 की नई लिमिट का सीधा सा मतलब है वित्तीय समावेशन। यानी उन ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों के लोगों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से मजबूती से जोड़ना, जहां हमेशा तेज इंटरनेट उपलब्ध नहीं होता। जी, यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। तकनीक कैसे उन समस्याओं को सुलझा रही है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। और तकनीकी इसी चर्चा को अगर हम अपने उस शुरुआती उदाहरण से जोड़ें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। हाँ, वही बेंगलुरु मेट्रो वाली खबर। 27 फरवरी को बेंगलुरु मेट्रो अपने स्टेशनों पर वर्चुअल शॉपिंग वॉल शुरू करने वाली भारत की पहली मेट्रो बन गई है। ये वही तकनीक है जहां सफर करते हुए यात्री दीवार पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधे अपनी ग्रोसरी का ऑर्डर दे सकते हैं। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये स्मार्ट सिटी पहल का एक बेहतरीन और व्यवहारिक उदाहरण है। बिल्कुल, ये केवल एक सुविधा भर नहीं है बल्कि ये शहरी जीवन शैली में ई-कॉमर्स और सार्वजनिक परिवहन का एक अभूतपूर्व एकीकरण है। बैंगलोर जैसे शहर में जहां ट्रैफिक हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है, वहां यात्रा के उस खाली समय को शॉपिंग टाइम में बदल देना एक मास्टर स्ट्रोक है। परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि भारत में पहली बार होने वाली ऐसी तकनीकी पहल हमेशा से महत्वपूर्ण रही हैं। साथ ही ये मेट्रो के लिए टिकटों के अलावा रेवेन्यू कमाने का एक बिल्कुल नया मॉडल भी तैयार कर रहा है। जी। इन स्मार्ट शहरों की इस तेज रफ्तार और चमक दमक से अब हम थोड़ा रुख करते हैं प्रकृति की ओर, क्योंकि हर विकास का असर कहीं ना कहीं पर्यावरण पर पड़ता है। सही कहा। बात करते हैं विशाखापट्टनम की, जहां 26 फरवरी को भारत के पहले समुद्री जीव विज्ञान अनुसंधान केंद्र यानी MBRC का उद्घाटन किया गया है। अब समुद्री जीवों पर शोध तो पहले भी होते रहे हैं, तो ये केंद्र इतना खास क्यों है? ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। इसे हम ब्लू इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था के नजरिए से समझ सकते हैं। नीली अर्थव्यवस्था यानी महासागरों से जुड़ा हुआ अर्थशास्त्र। जी, भारत का भविष्य बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने महासागरों का इस्तेमाल कितने टिकाऊ तरीके से करते हैं। और विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है और पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय भी है, जो इसे ऐसे शोध के लिए रणनीतिक रूप से सबसे उपयुक्त जगह बनाता है। आज जलवायु परिवर्तन सिर्फ हवा या जमीन को प्रभावित नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं, ये समुद्र के तापमान को बढ़ा रहा है और एक बड़ी समस्या पैदा कर रहा है जिसे ओशन एसिडिफिकेशन या समुद्र का अम्लीकरण कहते हैं। जब समुद्र का पानी ज्यादा एसिडिक हो जाता है तो मूंगे की चट्टानें और हजारों समुद्री प्रजातियां खतरे में पड़ जाती हैं ना? जी हाँ, MBRC का मुख्य काम इन्हीं गहरे समुद्र के रहस्यों को समझना और हिंद महासागर के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के असर का वैज्ञानिक अध्ययन करना है, ताकि समय रहते नीतियां बनाई जा सके। तो ये सिर्फ कुछ मछलियों के अध्ययन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे ग्रह के स्वास्थ्य से जुड़ा है और ब्लू इकोनॉमी के भविष्य से भी। बहुत ही ज्ञानवर्धक।
इन भारी भरकम और गंभीर विषयों के बाद ज्ञान के इस सफर में थोड़ा सा रिफ्रेशिंग ब्रेक लेते हैं। चलिए मनोरंजन और कला की दुनिया में चलते हैं। 2026 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स की घोषणा हो गई है। और मुंबई में आयोजित इस प्रतिष्ठित समारोह में 2025 की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए रणवीर कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। कला और संस्कृति किसी भी समाज का दर्पण होते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कला और पुरस्कार श्रेणी से अक्सर सीधे प्रश्न आते हैं। ये जानना जरूरी है कि दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। उन्होंने 1913 में भारत की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। इसलिए उनके नाम से जुड़े किसी भी पुरस्कार की ऐतिहासिक महत्वता अपने आप बहुत बढ़ जाती है। हालांकि ये फिल्म उद्योग का एक व्यावसायिक पहलू है, लेकिन करंट अफेयर्स की तैयारी करने वालों को इन प्रमुख विजेताओं के नाम याद रखने चाहिए। जी, और आयोजन स्थल जैसे इस बार मुंबई, इसे स्टैटिक जीके के नजरिए से जरूर याद रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। मनोरंजन जगत से अब हम सीधे चलते हैं देश की सुरक्षा की ओर, जो कि बहुत ही रोमांचक खबर है। हाँ, 27 फरवरी को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने भारतीय सेना को जोरावर लाइट टैंक सौंप दिया है। इस टैंक को लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के साथ मिलकर विकसित किया गया है। लेकिन यहाँ एक आम इंसान के दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि जब हमारी सेना के पास पहले से ही T-90 भीष्म जैसे बेहद शक्तिशाली और भारी भरकम टैंक मौजूद हैं, तो इन हल्के टैंकों की जरूरत क्यों आ पड़ी? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और इसका जवाब पूरी तरह से भूगोल और भौतिक विज्ञान में छिपा है। वो कैसे? देखिए, T-90 भीष्म टैंक का वजन लगभग 45 से 50 टन होता है। ये मैदानी इलाकों के लिए तो एक अजय मशीन है। लेकिन जब बात लद्दाख जैसे अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की आती है, जहां ऊंचाई 15,000 फीट से ज्यादा है, वहाँ हवा बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन की भारी कमी होती है। विज्ञान का नियम है कि बिना पर्याप्त ऑक्सीजन के भारी इंजन काम नहीं कर पाते, वो चोक हो जाते हैं। जी, साथ ही वहाँ के घुमावदार और संकरे पहाड़ी रास्तों पर 50 टन का टैंक ले जाना लगभग नामुमकिन है। समझ गई। और जोरावर का वजन मात्र 25 टन के आसपास है। इसे खास तौर पर इसी बर्फीले और पहाड़ी इलाके के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भारी मालवाहक विमानों के जरिए आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सकता है। रक्षा उपकरणों में स्वदेशीकरण और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये एक शानदार उदाहरण है, जहां डीआरडीओ और एलएनटी साथ आए हैं। और सबसे खास बात इसका नाम है। जोरावर नाम महान डोगरा सेनापति जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 19वीं सदी में लद्दाख, तिब्बत और बाल्टिस्तान के इलाकों में असाधारण वीरता दिखाते हुए कई युद्ध जीते थे। इतिहास के इस गौरव को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ना वाकई प्रेरणादायक है। चाहिए। अब लद्दाख की बर्फीली चोटियों से उतरकर व्यापार जगत की ओर मुड़ते हैं। 26 फरवरी को एमएसएमई मंत्रालय ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। एमएसएमई निर्यात सेतु पोर्टल। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसे समझने के लिए एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए पानीपत का कोई बुनकर बहुत ही शानदार कालीन या हैंडलूम का सामान बनाता है। जी। वो उसे दिल्ली या मुंबई के बाजारों में तो आसानी से बेच लेता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यूरोप या अमेरिका में इसकी कीमत कई गुना ज्यादा मिल सकती है, तो वो घबरा जाता है। उसे लगता है कि ये एक्सपोर्ट का झंझट कौन पाले, कस्टम ड्यूटी के क्या नियम होंगे, विदेशी भाषा में कागजी कार्रवाई कैसे होगी, और लॉजिस्टिक्स यानी शिपिंग का पूरा प्रोसेस क्या होगा। यानी वो सिर्फ जानकारी की कमी और डर की वजह से अपने कदम पीछे खींच लेता है। एकदम सटीक। और यहीं पर निर्यात सेतु पोर्टल एक गेम चेंजर साबित होगा। सेतु का मतलब ही है पुल। ये पोर्टल स्थानीय छोटे व्यवसायों को वैश्विक बाजार से जोड़ने का एक डिजिटल पुल है। यह उन्हें एंड टू एंड मार्गदर्शन देगा, यानी ये पोर्टल बताएगा कि किस देश में उनके उत्पाद की सबसे ज्यादा मांग है, वहाँ के ट्रेंड्स क्या हैं और शिपिंग के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए। भारत का कुल निर्यात बढ़ाने में इन छोटे व्यवसायों की भूमिका सबसे बड़ी होने वाली है। इसलिए परीक्षा के नजरिए से इस पोर्टल का नाम और इसका मुख्य उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट रूप से याद रखना चाहिए। जो लोकल है उसे ग्लोबल बनाने का ये एक बहुत ही ठोस कदम है। अब आते हैं हमारी उस खबर पर जो खास तौर पर HSSC CUET की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सबसे हाई यील्ड जानकारी है। हरियाणा के नूह जिले की सफलता। जी, नूह ने नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग 2026 में आकांक्षी जिलों की सूची में पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। यह हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए क्या आप समझा सकते हैं कि ये डेल्टा रैंकिंग असल में काम कैसे करती है? बिल्कुल। सुनने वालों को ये समझना चाहिए कि डेल्टा रैंकिंग में डेल्टा का अर्थ होता है बदलाव या सुधार।
तो ये रैंकिंग इस बात पर नहीं होती कि पूरे देश में कौन सा जिला सबसे ज्यादा अमीर या विकसित है। नहीं, ये इस बात को मापती है कि किसने एक तय समय में सबसे तेजी से सुधार किया है। नूह जिला, जो ऐतिहासिक रूप से विकास की दौड़ में थोड़ा पीछे माना जाता था, उसने स्वास्थ्य और पोषण के मानकों में बहुत ही उल्लेखनीय प्रगति की है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि जो जिले हाशिए पर रह गए थे उन्हें मुख्यधारा में लाया जाए। नूह का राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष पर आना ये साबित करता है कि अगर सही नीतियां हों और प्रशासनिक इच्छा शक्ति हो तो बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। हरियाणा से जुड़ी किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए नूह की ये रैंकिंग एक मस्ट नो तथ्य है, जिस पर सवाल बनना लगभग तय है। नूह की ये सफलता सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। और इसी प्रेरणा के साथ हम आज की हमारी आखिरी चर्चा पर आते हैं। 28 फरवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम घोषित हो गई है। इस बार की थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। हम सभी जानते हैं कि 28 फरवरी का दिन भारतीय विज्ञान के इतिहास में बहुत खास है, क्योंकि इसी दिन महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। लेकिन इस साल की जो थीम है वो सिर्फ अतीत की उपलब्धियों का जश्न मनाने के बारे में नहीं है। ये पूरी तरह से भारत के भविष्य पर केंद्रित है। विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य देश ने रखा है वो दूसरे देशों से आयात की गई तकनीक के भरोसे कभी हासिल नहीं किया जा सकता। अगर हम आज की ही चर्चा को देखें तो ये बात बिल्कुल सच साबित होती है। जैसे लद्दाख के लिए जोरावर टैंक हमारी स्वदेशी तकनीक है। समुद्र की गहराइयों को नापने वाला MBRC हमारा अपना रिसर्च सेंटर है। और बिना इंटरनेट के डिजिटल पेमेंट को संभव बनाने वाला UPI लाइट भी पूरी तरह से स्वदेशी नवाचार है। यही इस थीम का मूल सार है। ये आत्मनिर्भरता और हमारे वैज्ञानिकों की उस क्षमता को सलाम करती है जो भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की ताकत रखती है। विज्ञान अब सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, वो आम इंसान की जिंदगी को बेहतर बना रहा है। बहुत ही शानदार। तो चलिए आज की इस डीप डाइव में तय किए गए हमारे इस ज्ञान के सफर का एक त्वरित सारांश लेते हैं। आज हमने देखा कि कैसे बेंगलोर के टेक सेवी मेट्रो स्टेशन हमारी खरीदारी का तरीका बदल रहे हैं। हमने लद्दाख की बर्फीली सीमाओं पर गश्त करने के लिए तैयार जोरावर टैंक के पीछे की विज्ञान और रणनीति को समझा। और हरियाणा के नूह जिले के उस प्रेरणादायक सफर को डिकोड किया जिसने स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में मिसाल कायम की है। इसके अलावा सऊदी अरब के साथ सॉफ्ट पावर कूटनीति, UPI लाइट के जरिए वित्तीय समावेशन और निर्यात सेतु के जरिए छोटे व्यापारियों की वैश्विक उड़ान के बारे में भी हमने गहराई से जाना। आज की इन सभी खबरों में एक चीज बहुत साफ नजर आती है, चाहे वो रक्षा हो, अर्थव्यवस्था हो या जमीनी स्तर का प्रशासन, हर दिशा में देश की रफ्तार तेज हो रही है। बिल्कुल, और नीतियां अधिक समावेशी होती जा रही हैं। जी। और इसी के साथ इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं। वो क्या? आज हमने देखा कि कैसे भारत लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर दुश्मनों का सामना करने के लिए जोरावर टैंक बना रहा है, और दूसरी तरफ विशाखापत्तनम में गहरे समुद्र के रहस्यों को सुलझाने के लिए MBRC खोल रहा है। जब देश की स्वदेशी तकनीकें एक साथ आसमान की ऊंचाइयों और समुद्र की गहराइयों को नाप रही हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे अपने समाज के भीतर अभी ऐसे और कितने अनछुए मोर्चे हैं, जैसे नूह जिले का स्वास्थ्य और पोषण सुधार। बिल्कुल, जिन्हें ये विज्ञान और नीतियां आने वाले दशक में पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। विकसित भारत का असली नक्शा सिर्फ सीमाओं पर तैनात हथियारों से नहीं, बल्कि समाज के भीतर हो रहे इन्हीं जमीनी बदलावों से तैयार होगा। बहुत ही गहरा विचार है ये। इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। अपनी जिज्ञासा बनाए रखें, रोज कुछ नया सीखते रहें और अपनी परीक्षाओं की तैयारी पूरी ऊर्जा के साथ करते रहें। ज्ञान के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली डीप डाइव में। चलिए दोस्तों, अब कुछ प्रैक्टिस क्विज देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, ये आप सॉल्व कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर लिखकर हमें बताएं। और हमारा सेशन कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और तैयारी आप सभी दोस्तों की कैसे चल रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए ग्रेट डे।